बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कल हमने तरंगों के बारे में बात की थी, तो आज की क्लास में हम तरंगों के आगे बात कर रहे होंगे। और मैंने आपको कल एक ब्रीफिंग भी दिया था कि तरंग के बारे में बात करने के साथ साथ अब हम लोग आगे बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और उनके बारे में किसने हमें बताया, उनकी क्या प्रकृति होती है, क्या नहीं होता, राइट। तो ये सब कहानी चले उसके पहले मैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपके सामने कुछ कहानी लिखता हूँ। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ठीक, क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या है? जब किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर या किसी बिंदु पर वैद्युतिक क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन कर रहे हों, यानी वैद्युतिक और चुंबकीय क्षेत्र की जो दोलन हो वो एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, राइट, तब उनसे पैदा होने वाली जो तरंगे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा होती हैं, राइट। तो ऐसे तरंगे जो वैद्युतिक एवं चुंबकीय ऐसी तरंगे जो वैद्युतिक एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलन करने पर उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। राइट। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की हमने क्या कहा कि किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युतिक क्षेत्र दोनों होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से दोलन कर रहे होंगे, उनसे जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो क्या कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम एक चित्र बना दें, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, ठीक। x y अक्ष के तल में यानी xy तल में एक हमारी तरंग है, राइट, जो xy तल में है, कुछ इस तरह की, और एक दूसरी तरंग है जो हमारे पास इस तरह के xz तल में है, तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक। तो अगर xz तल xy तल वाली तरंग ये है और xz वाली ये है, तो ये इनका कुछ इस तरह का ऑसिलेशन बन रहा होगा। इस तरह से दोनों तरंगें चल रही होंगी एक दूसरे के लंबवत। जब ये दोनों तरंगे चलेंगी तो मान लीजिए येलो वाला तो है वैद्युतिक क्षेत्र और ये ऑरेंज वाला है चुंबकीय क्षेत्र। इनके कारण जो तरंगे पैदा होंगी उन्हें हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये तीनों आयाम में चल रही होंगी, तीनों दिशाओं में, तो हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे।
त्रिविमीय तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? त्रिविमीय तरंगें होती हैं, राइट। प्रकाश भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण के लिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे, तो वो तब तक ही सुनाई देगी जब तक आपके और मेरे बीच वायु उपस्थित है। तो प्रकाश के प्रोपेगेशन के लिए वायु का होना आवश्यक नहीं है, यानी किसी माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है, तो सूर्य से धरती तक कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, फिर भी पहुंचता है। इसका मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्रिविमीय तरंगें होती हैं, यानी तीनों दिशाओं में, यानी पूरे आयतन में ये ऊर्जा का संचार कर रही होती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। प्रकाश भी एक तरह की वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है। इसका एक तरह का चित्र और बना सकते हैं। इसमें हमें कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये कैसे ऐसा हो गया, तो मैंने कुछ इस तरह का चित्र बना दिया। ध्यान से देखिए, मैंने एक एक्सिस बनाया है। ये एक्सिस मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि ये एक्सिस मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास व्यवस्था है, ठीक है। अब अगर आप ये ढंग दिख पा रहा है या आपको अच्छे से, तो ये वाइट वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये ऑरेंज वाला वाई एक्सिस एक्स क्रॉस वाई, ये येलो वाला जेड एक्सिस हो गया। मैंने ऐसा का ऐसा ही यहाँ बनाने की कोशिश की है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड देन एक्स क्रॉस वाई, ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस। इस तरह से हमें दिख रहे हैं। हम इसे चौक की जगह ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स क्रॉस वाई, ये जेड एक्सिस हो गया हमारे पास। तो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स क्रॉस वाई, जेड एक्सिस, ये दिख रहा होगा हम लोगों को। सो ये है हमारे पास। अब अगर हम इस पर बात करें, तो मैंने कहा कि एक तरंगें तो आपकी इधर चल रही हैं, वाई जेड प्लेन में मान लीजिए मैंने चला दी एक तरंगें, और एक तरह की तरंग मैंने चला दी आपकी एक्स जेड प्लेन में। तो ये एक दूसरे के म्यूचुअल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनसे जो तरंग पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगी। कई प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन कौन सी? प्रकाश तरंगें। प्रकाश के बाद अगर हम बात करें तो पराबैंगनी, अवरक्त श्रेणी की तरंगें। अगर हम और आगे जाएं तो एक्स किरणें। एक्स किरणों के साथ अगर हम आगे जाएं तो कॉस्मिक किरणें, खगोल किरणें, जिन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं, राइट। गामा किरणें, अल्फा किरणें, ये सब किस में आती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। रेडियो किरणें, जो जिनसे एफएम वेफएम बजते हैं, वो माइक्रोवेव की जो किरणें होती हैं वो, तो इस तरह की सारी जो किरणें हैं वो सब किस में आती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों, या हम इन्हें एक नाम दे देते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण, राइट। तो ये कहानी है हमारे पास वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की। तो इसमें नया बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये त्रिविमीय होती हैं तथा इनकी जो है प्रोपेगेशन के लिए हमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब प्रोपेगेशन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बार बार आएगी कि सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की गति नियत तथा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये एक कहानी आ गई कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस गति से चलती हैं। तो प्रकाश की गति भी इतनी हो गई, रेडियो किरणों
अल्फा किरणों, एक्स किरणों, इनके लगभग सभी की जो गति की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉस्मिक किरणें, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सब की गति कितनी हो गई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये गति हो गई, जो कि प्रकाश की गति के रूप में भी आप जानते हैं। तो ये बात हो गई वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। अब हम बात करते हैं प्रकाश की। तो अगला हेडिंग डालिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी प्रकाश की डुअल नेचर, अंग्रेजी में लिखेंगे तो डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये हो गई हमारे पास। अब अगर हम बात करें तो प्रकाश की डुअल नेचर के बारे में, तो प्रकाश में तरंगीय प्रकृति होती है, वेव नेचर होती है, राइट। ये तो है मैक्सवेल ने कहा, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, का सिद्धांत दिया। और प्रकाश में कणीय प्रकृति होती है, ये कहा प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। मैक्सवेल ने दिया थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसमें वेव नेचर की बात करी। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कहा? वेव कहा। और इसने कहा क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में इसने प्रकाश को क्या कहा? कण कहा। कौन सी प्रकृति बताई? पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति बताई। तो ये दोनों की कहानी इस तरह से अलग अलग हो गई। इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तरंगे क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी समझा चुका हूँ। अभी अभी थोड़ा बहुत मैंने और बोला वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, राइट। तो ये सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कहानी हो गई। आइए अब हम आगे बात करते हैं किसकी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये कहानी हो गई, यहाँ पर दोनों में चलने लगा। कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एक्सप्लेन होते थे, कुछ प्रायोगिक परिघटनाएं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे पढ़ेंगे हम इसे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक्सप्लेन कर पाएँ, इसके लिए हमें आवश्यक था कि लाइट की कैसी नेचर माने? पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति, और इंटरफेरेंस जैसी चीज़ें हमें समझने के लिए आवश्यक था कि हम लाइट की कैसी नेचर माने? तरंगीय। कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे जो दोनों ही नेचर से एक्सप्लेन हो जाते थे, राइट। तो इस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट में दोनों ही नेचर होना चाहिए, क्योंकि लाइट ये भी शो कर रहा है और लाइट ये भी शो कर रहा है। इसका मतलब हमने दोनों की थ्योरीज को सही माना। इसके बारे में तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए आज हम बात करते हैं किसके बारे में? मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो हेडिंग डालिए, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अगर हिंदी में लिखना है तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये हमारे पास बात हो गई, ठीक। अब हम बात करें प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा, राइट। तो प्लांक कहता है कि प्रकाश जो है वो तरंगीय ना होकर कणीय प्रकृति दर्शाता है। कैसी प्रकृति दर्शाता है? कणीय प्रकृति दर्शाता है। तो प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कैसे? तो क्या कह रहे हैं कि जब भी प्रकाश आपको चलता हुआ दिख रहा है तो प्रकाश का प्रोपेगेशन
छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों अर्थात जिन्हें क्या नाम दिया, क्वांटम, क्या नाम दिया जिन्हें, क्वांटम, के रूप में होता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? तो प्लांक ने ये कहा कि जो प्रकाश आपको मैक्सवेल ऐसे तरंग के फॉर्म में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तरंग के फॉर्म में समझा रहा है, और जो आपको प्रकाश तरंग नज़र आ रहा है बेसिकली वो एक निरंतर चलने वाली तरंग नहीं है, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। उसने ये कहा कि ये जो है ये कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट हैं जो कि एक के पीछे एक लगातार चले आ रहे हैं, राइट, और इतनी तेज गति से चले आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये निरंतर प्रवाह है। क्या है ये? निरंतर प्रवाह है। तो प्लांक का कहना था कि प्रकाश की प्रकृति कणीय प्रकृति है। अगर हम मूल बातें करें तो प्रकाश की प्रकृति कणीय प्रकृति होती है, पहली बात। दूसरा, प्रकाश का प्रवाह अत्यंत छोटे छोटे समान ऊर्जा वाले पैकेटों और इन पैकेटों को क्या नाम दिया जाता था? क्वांटा। क्या नाम दिया जाता था? क्वांटा। और अकेला होगा, एक पैकेट होगा तो क्वांटम। तो ऊर्जा वाले पैकेटों यानी क्वांटा का एक के बाद एक के पीछे एक चलने से या तेज गति से प्रवाहित होने पर होता है। तेज गति से प्रवाहित होने पर होता है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि जो प्रकाश का प्रवाह है वो बहुत छोटे छोटे समान ऊर्जा वाले पैकेटों जब एक के पीछे एक तेज गति से प्रवाहित होते हैं तो प्रकाश का प्रवाह होता है। अर्थात प्रकाश का प्रवाह कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, परंतु क्वांटा की तेज गति से प्रवाहित, क्वांटा के तेज गति से प्रवाहित होने के कारण यह कंटिन्यूअस प्रतीत होता है। होता नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस प्रतीत होता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि एक के पीछे एक आ रहे हैं, डिस्क्रीट फ्लो है। डिस्क्रीट यानी टूटा हुआ फ्लो है, लगातार एक के पीछे एक चल रहे हैं, लेकिन इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि हमें कैसा लगता है, ये निरंतर फ्लो लगता है। जैसे पंखे की ब्लेड से स्लो चल रहा होता है तो हमें तीन अलग अलग ब्लेड्स एक के पीछे एक जाती हुई नजर आ रही होती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, उसे तेज स्पीड में चला दें तो वो तीनों ब्लेड्स एक दूसरे में समा जाती हैं और हमें लगता है कि ये तो जुड़ी हुई ब्लेड्स हैं, कोई अलग अलग तीन ब्लेड नहीं है। तो वो हमें प्रतीत हो रहा है कंटिन्यूअस फ्लो, लेकिन वो है क्या, तीनों ब्लेड एक के पीछे कितनी तेज गति से चल रही हैं कि हमें कैसा लग रहा है, वो कंटिन्यूअस। तो प्लांक कह रहा है कि प्रकाश के केस में भी ऐसा ही होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ऊर्जा के पैकेट हैं, जिनको क्वांटा या फोटोन नाम दिया जाता है। एक और नाम है फोटोन।
तो प्लांक का फोटोन सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत, तो कि जो प्रकाश जब भी प्रवाहित हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का जब भी प्रवाहन हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ये ऊर्जा के पैकेट जिनकी सबकी ऊर्जा बराबर है, एक के पीछे एक लगातार तेज गति से चल रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांक के हिसाब से प्रकाश में कणीय गति है और इतनी तेज गति से चल रही कि ये हमें निरंतर प्रवाहित या निरंतर प्रवाह। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। फील होता है लेकिन ये होता डिस्क्रीट प्रवाह है, यानी एक के पीछे एक चल रहे हैं, टुकड़ों में चल रहे हैं, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, ये कंटिन्यूस फ्लो नज़र आ रहा होता है। राइट, वही मैंने यहाँ पर लिखा। अब बात आती है कि ये क्वांटम एक फोटोन जो है, तो प्लांक सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन, फोटोन भी नाम हो सकता है उसका, और क्या नाम हो सकता है, क्वांटम। तो एक फोटोन या एक क्वांटम की ऊर्जा समानुपात होती है आवृत्ति, जो भी प्रकाश है उसकी आवृत्ति या जो भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसकी आवृत्ति के बराबर, तथा एक फोटोन और या एक क्वांटम की ऊर्जा बराबर होती है h न्यू, जहाँ पर अगर हम h की बात करें तो h प्लांक का नियतांक है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.63 इंटू 10 की घात -34, राइट, और इकाई होती है जूल इंटू सेकेंड। राइट, तो ये हमारे पास h का मान हो गया। आपको आगे आने वाले पूरे चैप्टर में ये h का मान ध्यान रखना है, लगभग हर जगह h का मान काम आएगा। तो एक फोटोन की ऊर्जा तो इतनी हो गई। अब हम बात करें प्रकाश की कुल प्रवाहित ऊर्जा। तो प्रकाश की कुल प्रवाहित ऊर्जा बराबर हो जाएगी एक की ऊर्जा, तो एक की ऊर्जा कितनी है, h न्यू गुणा इनकी संख्या, तो फोटोनों की संख्या, फोटोन्स की संख्या, ये हमारे पास प्रकाश की कुल ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। प्रकाश की कुल प्रवाहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h न्यू गुणा फोटोन की संख्या। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे होंगे, प्रकाश की कुल प्रवाहित ऊर्जा बराबर h न्यू गुणा फोटोन की संख्या। ठीक, तो ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसमें प्लांक ने प्रकाश को ये तरंग नहीं कहकर क्या कहा, छोटे छोटे कणों का एक के पीछे एक लगातार प्रवाह बताया, जो कि डिस्क्रीट प्रवाह होता है, लेकिन इतनी तेज गति से होता है कि हमें ये निरंतर प्रवाह यानी कंटिन्यूस प्रतीत होता है। फिर एक पैकेट की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू के बराबर। चूंकि हमने पिछले लेक्चर में न्यू और लैम्डा का रिलेशन पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं hc/λ, जहाँ पर c बराबर होता है तरंग की गति और न्यू इंटू लैम्डा बराबर हमने गति पढ़ा था, तो न्यू बराबर क्या हो गया, c/λ, इससे हमने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो ये हो गया प्लांक का सिद्धांत, सिंपल। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की जो प्लांक सिद्धांत पर आधारित हैं। अब प्लांक सिद्धांत पर आधारित हम सवाल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं एक कन्वर्जन का ही फॉर्मूला करा देता हूँ। एक वैद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर 10 की घात 16 हर्ट्ज हो, तब तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। ठीक, ये हमसे पूछा हुआ है। अब हम सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए क्या, कि आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य बराबर गति, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, बराबर c होता है। राइट, तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, गति बटा आवृत्ति होगा। और वैद्युत चुम्बकीय तरंग है तो हमें पता है c 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये होगा डिवाइडेड बाय आवृत्ति कितना है 10 की घात 16, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा
10 की घात -8 मीटर, राइट। तो ये हमारे पास लैम्डा का मान आ गया, यानी ये इसकी तरंग दैर्ध्य का मान आ गया। ये कन्वर्जन हमें याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी लिखेगा हमें गति क्या लिख देनी है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड हमें गति मान लेनी है या लिख देनी है। तो ये सिंपल सवाल हो गया हमारे पास, राइट। आगे आइए हम कुछ और ऐसे सवाल करेंगे जहाँ पर हमारे को प्लांक क्वांटम सिद्धांत की जरूरत पड़ रही होगी। एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्रोत वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्रोत 100 जूल ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रदान करता है यदि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति बराबर 10 की घात 18 हर्ट्ज हो, तब स्रोत से उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या बराबर होगी। ये हमसे पूछा गया है। तो आइए आप इसे आसान सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ज़रा इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो बहुत सिंपल सवाल है। अगर हम बात करें तो कुल ऊर्जा बराबर, हम हमेशा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रकाश फोटोन के माध्यम से जब ऊर्जा आ रही है तो प्रकाश स्रोत की कुल ऊर्जा बराबर क्या होती है, फोटोन की संख्या गुणा एक फोटोन की ऊर्जा, जो कि h न्यू या hc/λ से लिखी जा सकती है। तो कुल ऊर्जा कितनी है, 100 जूल। फोटोन की संख्या कितनी है, मान लो x फोटोन है, x संख्या हो गई, ठीक, x फोटोन्स इंटू h और इंटू न्यू, ये हमें लिखना है। तो x बराबर कितना आ गया, 100/h, 6.63 गुणा 10 की घात -34, ये तो h का मान, और न्यू का मान 10 की घात 18। इतने फोटोन हमारे पास आ जाएंगे। आप अगर इसे मिल जाएगा। तो इस तरह की बात हो गई हमारे पास, राइट। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो एक और मैं लिखता हूँ, या इसी का बी पार्ट मान लीजिए मैंने लिखा, यदि उपरोक्त स्रोत दस जूल प्रति मिनट की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तब फोटोन उत्सर्जन की दर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बी पार्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, राइट। सवाल आसान है, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक स्रोत था जिसकी कुल ऊर्जा 100 जूल वो ऊर्जा प्रदान कर रहा था। अब वो ऊर्जा जब उसने प्रदान करी तो उसने इतने फोटोन दिए। अब उसने हमें ये दे दिया अगला पार्ट कि जो 100 जूल ऊर्जा है वो किस प्रकार उत्सर्जित कर रहा है, 1 मिनट में 10 जूल उत्सर्जित करता है। तो इसका मतलब कुल कितने टाइम तक उसने ऊर्जा उत्सर्जित करी होगी। तो 10 जूल प्रति मिनट से कितने देर तक उत्सर्जित करे तो 100 जूल आ जाएगा। तो जवाब आएगा 10 मिनट। कितना आएगा, 10 मिनट, यानी 10 मिनट तक स्रोत काम कर रहा होगा। और हमारे पास कुल फोटोनों की संख्या इतनी उत्सर्जित हुई। तो फोटोन उत्सर्जन की दर जब हमें लिखनी होगी तो हमारे पास बिल्कुल आसान सवाल हो गया, क्या, फोटोन उत्सर्जन की दर बराबर
बराबर कुल उत्सर्जित फोटोन डिवाइडेड बाय समय अंतराल। तो भाई हमें पता है कि 10 मिनट तक स्रोत चालू रहा, यानी 10 मिनट तक फोटोन उत्सर्जित हुए। कितने फोटोन उत्सर्जित हुए, ये हमारे पास संख्या है। तो 100/6.63 10 की घात -16, ये तो कुल फोटोनों की संख्या, और डिवाइडेड बाय कितनी देर, 10 मिनट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट 10 गुणा 10 की घात +16 डिवाइडेड बाय 6.63, इतने फोटोन प्रति मिनट, ये फोटोन उत्सर्जन की दर आ गई, राइट। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के सवाल प्लांक सिद्धांत में देख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास फोटोन उत्सर्जन की दर भी पूछी जा सकती है, हाँ बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो आइए हम इसका एक फॉर्मूला ही बनाकर रख लेते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा कि कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, फोटोन की संख्या गुणा h न्यू, या कुल फोटोन की संख्या। अब अगर हम बात करें ऊर्जा उत्सर्जन की दर, तो हमारे पास एक होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, शक्ति, पावर। तो पावर बराबर होता है ऊर्जा बटा समय, राइट। तो ऊर्जा बटा समय बराबर होता है पावर। पावर का इकाई अगर आपको याद आता है तो वॉट में लिखते थे हम, यानी यहाँ पर हो गया ये जूल प्रति सेकंड। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, ये पावर हो गई। अब अगर हमें ऊर्जा प्रति समय लिखना है तो ये हो गया ऊर्जा उत्सर्जन की दर। तो ऊर्जा बटा समय, ऊपर वाले लाइन में अगर मैंने समय से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया फोटोन की संख्या बटा समय। ये इनटू एक फोटोन की ऊर्जा जो कि कितनी है, h न्यू। तो ऊर्जा बटा समय को हम क्या लिख सकते हैं, पावर, राइट। यानी जो भी हमारा स्रोत है उसकी शक्ति, उसकी पावर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये फोटोन की संख्या बटा समय, यानी प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति मिनट कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे। तो फोटोन उत्सर्जन की दर मल्टीप्लाइड बाय h न्यू, ये हो गई हमारे पास पावर। तो पावर बराबर हो गया फोटोन उत्सर्जन की दर गुणा h न्यू। पावर क्या होता है, प्रति इकाई समय में आने वाली ऊर्जा, प्रदान की जाने वाली ऊर्जा। तो पावर मतलब ऊर्जा की समय के साथ दर बराबर क्या हो गया, फोटोन की समय के साथ दर इनटू h न्यू, राइट। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए। यदि एक प्रकाश बल्ब की पावर बराबर 200 वाट हो, तब फोटोन उत्सर्जन की दर क्या होगी। यदि बल्ब की वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति बराबर 10 की घात 16 हर्ट्ज हो। तो सवाल बहुत आसान है कि 10 की घात 16 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश तरंगे पैदा करने वाले बल्ब की पावर कितनी है, 200 वाट है। तो फोटोन उत्सर्जन की दर बताइए। सिंपल फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना। क्या लगाना है फॉर्मूला, कि प्रकाश स्रोत की पावर बराबर फोटोन उत्सर्जन की दर इनटू h इनटू न्यू। तो प्रकाश स्रोत की पावर कितनी दी हुई है, 200 वाट बराबर फोटोन उत्सर्जन की दर, तो हमने लिख दिया x फोटोन प्रति सेकंड इनटू h इनटू न्यू। अच्छा, आप कहेंगे सर प्रति सेकंड क्यों लिखा, तो मुझे पता है, मुझे वॉट में दिया हुआ है, और वॉट क्या होता है, जूल प्रति
सेकेंड। तो उस तरह से मैं SI इकाई में चला तो x बराबर हो गया 200/h यानी 6.63 10 की घात -34 गुणा न्यू, और न्यू कितना है हमारे पास 10 की घात 16। सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा इतने फोटोन प्रति सेकेंड। ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर जिसकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश बल्ब द्वारा फोटोन उत्सर्जन की दर इन प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसका एक और पार्ट लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। बी पार्ट मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट लिख दिया। यदि बल्ब केवल 80% ही प्रकाश देता हो तब फोटोन उत्सर्जन की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बोल रहे कि 200 वाट तो लिखा है लेकिन प्रकाश केवल 80% ही देता है, 20% तो कहीं खो जाता है, राइट। तो कितने उत्सर्जन की दर होगी, तो 200 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, तो ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट की जब हम बात करेंगे तो 200 का क्या लिख देंगे 80% बराबर x डैश इंटू एच न्यू, और ये हमारे पास x डैश यहाँ से आ जाएगा। अब जरा देखिए मैंने ये किया क्या होगा, तो अब तक तो ये है मेरे पास, राइट। बेसिकली 80% ही प्रकाश देता हो, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जितना लिखा है उतनी उसकी पावर नहीं है या उतनी ऊर्जा वो नहीं देता है, उससे कुछ कम देता है। इसका मतलब हम पहुंच गए अब कहाँ, दक्षता पर। किस पर पहुंच गए हम लोग, दक्षता पर। तो दक्षता की अगर हम लोग बात करें तो दक्षता होती है वास्तविक पावर बटा सैद्धांतिक पावर। ठीक, दक्षता ईटा से बताई जाती है। सैद्धांतिक पावर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि बल्ब पर लिखी हुई पावर। भाई बल्ब 100 वाट के बल्ब पर किसी ने 200 वाट लिख दिया तो वो 200 वाट का तो हो नहीं जाएगा, वो ऊर्जा कितनी देगा 100 वाट ही देगा। तो इसका मतलब उस पर जो 200 वाट लिखा है वो ज़्यादा है, वास्तविक कितनी है 100 वाट ही है, तो दक्षता कितनी हो गई 50%। तो इसी की बात है कि आप उस पर लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी वास्तविक पावर कुछ और होगी। तो यहाँ पर जब भी हमें फॉर्मूला लिखना है इसमें, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो दक्षता को अगर हम ले लें तो हमारे पास होगा वास्तविक पावर। भाई जो वास्तविक पावर है उसी से प्रकाश पैदा होगा, और उसी से जब प्रकाश पैदा होना है तो हम लिखेंगे वास्तविक पावर बराबर फोटोन उत्सर्जन की दर इनटू एच न्यू। और अगर वास्तविक पावर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सैद्धांतिक पावर इनटू दक्षता बराबर फोटोन उत्सर्जन की दर इनटू एच न्यू। और ये दक्षता हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी, वास्तविक पावर हमेशा जो लिखी हुई पावर है उससे कम होगी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से, वास्तविक फोटोन उत्सर्जन की दर बराबर सैद्धांतिक फोटोन उत्सर्जन की दर इनटू दक्षता। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो सकता है, राइट। तो आइए बात करते हैं वास्तविक और इसमें क्या संबंध होगा, इसके तो हमने बात कर ली। अब इस पर 1-2 सवाल प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ये वाला हिस्सा क्लियर हो जाए और इसके सवाल हम आसानी से बना पाएँ। ठीक, तो क्या है कहानी, वास्तविक पावर अगर हमें दी हुई नहीं होगी तो हम
सैद्धांतिक पावर और दक्षता लेकर निकाल लेंगे, और अगर सैद्धांतिक पावर दक्षता दी हुई है तो हमें फोटोन उत्सर्जन की दर मिल जाएगी। कभी कभी हमें सैद्धांतिक फोटोन उत्सर्जन की दर ही दी हुई होगी तो हम दक्षता यूज़ करके डायरेक्ट ही वास्तविक फोटोन उत्सर्जन की दर सॉल्व कर लेंगे। तो एक सिंपल सा सवाल लिखते हैं, इसके कई पार्ट होंगे। तो मेरे पास एक बल्ब है, ये हमने एक बल्ब बनाया हुआ है यहाँ, और अगर हम बात करें तो इस बल्ब में कोई प्रकाश पैदा हो रहा होगा। प्रकाश जो पैदा हो रहा है उसकी आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक, अब इस प्रकाश की जो लिखी हुई पावर है, सैद्धांतिक पावर है, वो है 400 वाट। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है, यदि दक्षता बराबर 100% हो तो फोटोन उत्सर्जन की दर प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। यदि दक्षता बराबर 80% हो तो फोटोन उत्सर्जन की दर, ये दो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। आवृत्ति दी हुई है और शक्ति यानी पावर इसकी दी हुई है, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जन की दर हमारे पास दी हुई है। ये दोनों चीज़ें हमें सॉल्व करके बतानी है। आपके पास 2 मिनट का समय है, कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बच्चों, सवाल बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी अभी हमने लिखा। सबसे पहले हम 100% एफिशिएंसी पर, यानी जो लिखा है उतनी ही शक्ति दे रहा है, तो लिखेंगे पावर बराबर फोटोन उत्सर्जन की दर इंटू एच न्यू। तो x बराबर आ गया हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय एच न्यू। ये हमारे पास वास्तविक जब दक्षता 100% है तब फोटोन उत्सर्जन की दर आ गई। तो ये ए पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो 400/6.63 10⁻−34 गुणा 10⁻14, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। जब दक्षता कितनी हो जाए 80%, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80% पर क्या हो जाएगा, तो जो हमारी फोटोन उत्सर्जन की दर आ जाएगी वो भी 80%। तो मान लीजिए ये y है, तो y कितना हो जाएगा, x का 80%। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं वास्तविक पावर। तो वास्तविक पावर क्या हो जाएगा, 400 का 80% बराबर y इंटू एच न्यू। दोनों से आपका आंसर सेम ही आ रहा होगा, राइट। तो y बराबर कितना आ गया, 400 का 80% बटा एच न्यू। और अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, तो 400 बटा एच न्यू, ये तो x का मान और का 80%, तो 80% यानी 4/5। आप देखिए ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं से भी किया जा सकता है। वास्तविक फोटोन उत्सर्जन की दर बराबर सैद्धांतिक फोटोन उत्सर्जन की दर गुणा 80%। एक तो ये सूत्र लगाया जा सकता है, या सैद्धांतिक पावर गुणा दक्षता बराबर वास्तविक फोटोन उत्सर्जन की दर गुणा एच न्यू। तो किसी भी फॉर्मूले से आप ये सवाल कर सकते थे। सवाल बहुत आसान है और इस तरह के कई सवाल हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो जरा देखते हैं, ऐसे और भी कई सवाल हमारे पास हो सकते हैं जो दक्षता से मिलते जुलते बनाए जा सकते हैं और आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक सवाल और कि एक बल्ब है या एक लैंप है हमारे पास, इस लैंप में अंदर कोई लाइट है, प्रकाश बाहर आ रहा है। ये जो प्रकाश बाहर आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज है। ठीक, अब अगर हम बात करें
तो ये प्रकाश की फ्रिक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज है। इस लैंप की जो पावर है वो 120 वॉट है, राइट। पहला पार्ट, यदि दक्षता बराबर 100% हो तब 30 मिनट में उत्सर्जित कुल फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा, यदि दक्षता बराबर 80% हो तब 1 घंटे में उत्सर्जित कुल फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है। राइट, दो आसान सवाल है, एक लैंप का सवाल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए ये क्या होगा। ठीक, तो बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, जब दक्षता 100% है, यानी पहला पार्ट, तो जब दक्षता 100% है तो पहले तो हम वास्तविक पावर निकालेंगे। इन सवालों में हमेशा वास्तविक पावर, तो वास्तविक पावर बराबर 120 का 100%, यानी 120 ही आ गई, राइट। अब आधे घंटे की बात करें, 30 मिनट की, तो कुल ऊर्जा बराबर फोटोन की संख्या इंटू एच न्यू, ये फॉर्मूला लगा देंगे। कुल ऊर्जा क्या होगी, तो पावर गुणा समय, तो 120 वाट, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 30 मिनट का मतलब हो गया 30 गुणा 60, 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 गुणा 60 सेकेंड, ये तो हो गई कुल ऊर्जा। फोटोन की संख्या मान लो x फोटोन और मल्टीप्लाइड बाय एच न्यू, न्यू पता ही है, एच न्यू से आपको 1 फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x आ गया, कितना आ गया, 120 गुणा 30 गुणा 60 बटा एच न्यू, 6.63 गुणा 10⁻−34 गुणा फ्रीक्वेंसी 10⁻16। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x का। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 आसान है। अब दक्षता 80% है तो हमने पावर निकाल ली, तो पावर आ गई 120 का 80%, ये तो वास्तविक पावर। अब इस वास्तविक पावर को 1 घंटे में चाहिए, तो 1 घंटे में हो गए आपके 3600 सेकेंड, राइट, बराबर फोटोनों की संख्या मान लीजिए y गुणा एच न्यू। बस सिंपल कहानी है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सवाल यहाँ पर कर सकते हैं, आप उन्हें बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी और कोई आपको हड़बड़ तोबड़ नहीं मचानी है, बहुत सिंपल सवाल है, फार्मूला सिंपल है, बस फार्मूला लगाना है, आसान है। एक जगह तकलीफ आ सकती है, वो क्या है, वो है गुणा भाग करने में। तो कैलकुलेटर यूज़ करो मज़े से, राइट, कोई तकलीफ नहीं है। जेई में जब आता है तो वो ऑलरेडी बता देता है कि इतना बटा इतना, या इसका 1 बटा कितना, ये वैल्यू कितनी होती है। तो आपको भाग की जगह गुणा ज़्यादा करना रहता है जेई में, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो घर पर आराम से कैलकुलेटर यूज़ करें। ये तो कुछ सिंपल सवाल हो गए जो डायरेक्ट फार्मूला बेस है। कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें हमें नहीं समझ में आता कि फार्मूला कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा, लेकिन होते वो प्लांक के ही है। तो ज़रा देखिए वो सवाल क्या है। मैंने कहा कि एक प्लेट है मेरे पास, एक सतह है, इस सतह पर λ1 का एक फोटोन आता है। इस फोटोन को जब ये सतह अवशोषित करती है तो इस अवशोषण के बाद ये जो सतह है ये 2 अलग अलग फोटोन उत्सर्जित करती है। ठीक, जितना फोटोन, जितनी ऊर्जा आई थी उतनी ही इसने उत्सर्जित कर दी, यानी सत्व द्वारा ऊर्जा अवशोषण बराबर 0 हो गया, यानी जितनी इसको मिली उतनी इसने बाहर फेंक दी। तो ये ली और ये बाहर फेंकी, तो जितनी मिली बराबर जितनी बाहर गई। λ1 हमें दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। λ2 हमें दिया हुआ है, λ2 का ये फोटोन है
3000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा है लैम्डा 3 क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये मान लेना है कि जितने ऊर्जा इसे मिली उतनी ही इसने बाहर फेंक दी, उस पर सिंपल आसान सवाल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, ज़रा देखिए ये एक सवाल, फिर अगला आप लोग करेंगे। तो हम ये कह देंगे जितनी ऊर्जा मिली बराबर जितनी ऊर्जा निकली। तो कितनी मिली, तो एक फोटोन मिला कितने का, hc/λ1 का, बराबर बाहर क्या निकला, तो बाहर निकले 2 फोटोन, एक तो निकला λ2 का और एक निकला λ3 का। आपको λ3 बताना है। आपको दिख रहा है सबको कि hc कैंसिल हो जाएगा, तो 1/λ1 यानी 2000 बराबर 1/λ2 यानी 3000 प्लस 1/λ3। अब हमें λ3 सॉल्व कर लेना है। तो λ3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़रा कितना आंसर आ रहा है। तो 1/λ3 बराबर 1/2000 माइनस 1/3000, राइट। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ गया, 1000 तो बाहर आ गया, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया 6, सो ये हो गया 1/6000। ठीक, तो ये हमारे पास λ3 का वैल्यू आ गया। तो λ3 कितना होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो एक फोटोन अगर 2000 एंगस्ट्रॉम का लिया और उसके बदले में 2 टुकड़े करके निकाले, तो एक 3000 का और एक 6000 का निकलेगा। इस तरह से हमारे पास टोटल जितनी ऊर्जा मिली उतनी ही क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। अवशोषण 0% हो गया। अब अगर मैं इसी में आपको एक छोटा सा चेंज कर दूं इसी सवाल में, और क्या लिख दूं, B%, यदि सतह आने वाली ऊर्जा का या प्राप्त होने वाली ऊर्जा का %10 अवशोषित करती हो, तब λ3 क्या होगा। तो अभी सबसे पहले जब मैंने सवाल किया तो अवशोषण कुछ नहीं था, अब मैंने कितना करा दिया, 10% अवशोषण करा दिया। तो आप क्या लिखेंगे, hc/λ1 का 90% ही बाहर जाएगा और इस रूप में जाएगा। फिर से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, जरा देखो। तो 1/λ1 तो ये 1/2000, 90% यानी 9/10 बराबर 1/3000 प्लस 1/λ3। λ3 सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सॉल्व कर लो। तो 1/λ3 बराबर ये हो गया 9/20 माइनस 1/3 और 1/1000 मैंने बाहर निकाल दिया। आंसर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपके पास 7/60,000। तो λ3 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कुछ। तो कितना आ जाएगा λ3 का वैल्यू, जरा देखिए। तो λ3 का वैल्यू आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 7। आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके लिख सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जिन्हें आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह का 8500 कुछ आ रहा होगा लगभग, ठीक। तो मैंने अब इसमें ध्यान से देखिए, प्लांक सिद्धांत तो केवल यही लग रहा है, आने वाली ऊर्जा बराबर जाने वाली ऊर्जा। अवशोषण नहीं है तो आने वाली ऊर्जा बराबर जाने वाली ऊर्जा। यदि अवशोषण है तो आने वाली ऊर्जा का कितना % अवशोषण हुआ, 10%। तो आने वाली ऊर्जा का 100 माइनस प्रतिशत अवशोषण बराबर जाने वाली ऊर्जा। सिंपल इक्वेशन है। तो आप इसे चाहे तो इक्वेशन बनाकर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, अगर मैं इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो इक्वेशन हो जाएगा, प्राप्त होने वाली ऊर्जा सतह को प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हमने दी, इनटू 100 माइनस प्रतिशत अवशोषण, कितना अवशोषण हमने कर दिया ऊर्जा का, बराबर उत्सर्जित या जाने वाली ऊर्जा।
उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा या दी जाने वाली ऊर्जा, कितनी आपने वापस उत्सर्जित करी, एमिट करी, वो सिंपल कहानी है, राइट। तो प्राप्त कितने भी फोटोन हो सकते हैं, उत्सर्जित कितने भी फोटोन हो सकते हैं, और अवशोषित कितना भी हो सकता है। अब सिंपल सवाल है, देखो जरा ध्यान से, एक फोटोन आया λ1 बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम का, λ2 का फोटोन निकला, 20% अवशोषण है। सतह द्वारा अवशोषण कितना है, 20%। अब आपने कहा सर ये तो बहुत आसान हो गया, हम तो डायरेक्ट कर देंगे। तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा hc/1000 इंटू 100 माइनस 20% बराबर hc/λ2। λ2 हमें सॉल्व करना है, मान लीजिए आ गया आंसर। hc कैंसिल हो गया, ये 80%, तो λ2 बराबर आ गया 1000/80%। सो ये हो गया 1000/4 इंटू 5। इस तरह के हमारे आंसर आ गए। अब इसमें हम कितने भी वेरिएशन बना सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े जितने वेरिएशन हमारे पास इसमें बन सकते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जैसे मैंने एक सतह ली, इस सतह पर λ1 बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन आए और λ2 के फोटोन निकले, लेकिन फोटोन के आने और जाने की रेट है 2:1। 2 फोटोन आते हैं तो 1 फोटोन बाहर जाता है, हर 2 पर 1 उत्सर्जित होता है, और प्रतिशत अवशोषण है आपका, ठीक। अगर आप चाहें यहाँ परसेंट का साइन नहीं लगाएं तो, क्योंकि ये परसेंट में आएगा, ये परसेंट में आएगा तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ डाउट हो। तो अगर आपको ये डाउट लगातार बना हुआ है, लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा प्रतिशत का मतलब, तो फॉर्मूले में 100 लिख लीजिए, ठीक। ये हमारे पास आ गई कहानी, प्रतिशत अवशोषण 2:1, 2 आने पर 1 उत्सर्जित होता है, ये फोटोन का अनुपात है। प्रतिशत अवशोषण बराबर मैंने लिख दिया कितना है, 25%, यानी 25% तो सतह अपने पास रख लेती है आने वाले का, और 75% बाहर फेंक देती है। तो क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन वही है, कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो अगर 2 फोटोन आते हैं तो 2 गुणा hc/1000, ये तो ऊर्जा प्राप्त हुई, इंटू 100 माइनस 25% अवशोषण, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक, बराबर जाने वाली ऊर्जा तो hc/λ2, और यहाँ तो फोटोन एक ही था तो इंटू 1, वो दिख नहीं रहा है आपको। hc कैंसिल हो गया, 75/100, 3/4, राइट, तो 3/2, तो ये हो गया आपके पास 3/2000 बराबर 1/λ2। तो λ2 मिल गया आपको 2000/3 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, आसान हो गया, ठीक। तो ये कहानी है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फोटोन का मैं अनुपात कुछ भी बदल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने अगले सवाल में, ये तो बी सवाल में, यदि फोटोन आने और फोटोन आने बटा फोटोन जाने का अनुपात 2:3 हो जाए, तब क्या होगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो अगर 2:3 हो जाए तो क्या होगा, जरा देखो यहाँ पर, ये बी पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो आ तो 2 ही रहे, अवशोषण भी उतना ही है, ठीक, बराबर जा कितने ने, 3। अब λ2 बदल जाएगा, राइट, तो कितना हो गया भैया, तो ये hc कैंसिल, ये 100 माइनस 25, 75/100, 3/4, ये इससे हो गया, तो ये हो गया इधर तो 3/2000 बराबर 3 इंटू 1/λ2। तो अब λ2 कितना आ गया, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लैम्डा कैलकुलेट किए जा सकते हैं। टुकड़े में भी बट सकते हैं, 1 लिया 4 उत्सर्जित कर दिए अलग अलग के, राइट, 3 मैंने दे दिए और 2 आपसे पूछ लिए या 1 आपसे पूछ लिया। इस तरह से हर तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके कई रूप हो सकते हैं। आने वाले फोटोन अलग अलग रूप के हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले आने वाले फोटोन के बारे में लिखेंगे, तो मान लीजिए hc/λ1, λ1 के n1 फोटोन आ सकते हैं, λ2 के n2 फोटोन आ सकते हैं। इस तरह से ये प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो गई, इनटू हमेशा 100 माइनस प्रतिशत अवशोषण डिवाइडेड बाय 100, ये लिख रहे होंगे, बराबर उत्सर्जित होने वाले,
तो hc/λ3 इंटू n3, और हो सकता है एक की जगह दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जित हो रहे हों। तो इस तरह से कई वेरिएबल इसमें घुसाए जा सकते हैं और ये फॉर्मूला कहीं बड़ा हो सकता है और सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये सवाल मैंने टेक्निकल पूछा, इसको कहीं उनके साथ भी पूछा जा सकता है, एक कहानी के साथ। जैसे एक मगरमच्छ है जिसकी एक आंख से 4000 एंगस्ट्रॉम की विकिरणें निकलती है और बाईं आंख से 2000 की निकलती हैं। एक सामने वाली मगरमच्छनी है जिसके एक आंख में 3000 का अवशोषण होता है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितनी ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, राइट। ये सारी अलग अलग कहानी बनाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक दिल्ली का रेडियो स्टेशन है जो इतनी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित करता है, राइट। और पंजाब में अमृतसर का इतनी की उत्सर्जित करता है। तो बताइए जो इनके दोनों के बीच में है लुधियाना या पानीपत, ये कितने के अवशोषण कर रहा होगा अगर वो अवशोषण करता है। तो अलग अलग सवाल डिज़ाइन किए जा सकते हैं। मेन कहानी यही रहनी है कि आपने कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करी और आपको कितनी मिली थी। तो मिली x से उत्सर्जित y की है, तो इसका मतलब x माइनस वाई के बराबर आपने अवशोषण कर लिया है। कुछ सतह ऐसे होती हैं जो जितनी मिलती हैं उतनी ही सारी उत्सर्जित कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं 100% रिफ्लेक्टिंग। 100% रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जो मिला सब दे दिया, राइट। कुछ होते हैं 0% रिफ्लेक्टिंग, यानी जो मिला सब डकार लिया, सब खा गए। तो अलग अलग हैं। कोई भी सरफेस पूरी तरह रिफ्लेक्टिंग होना मुश्किल है, और उसी तरह कुछ सतह ऐसी जो पूरी तरह अवशोषित कर लेती हैं, वो कहानी अलग है। जैसे इनके एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी एंड वाइट बॉडी की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई भी लैम्डा की रेडिएशन फेंको, इट कैन एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस। हर एक लैम्डा की रेडिएशन को ये अवशोषित कर सकता है, साथ ही साथ ये हर एक लैम्डा की रेडिएशन को उत्सर्जित भी कर सकता है। तो ये अलग अलग सिद्धांत है। हमें केवल इक्वेशन से मतलब है और हमें इस बात से मतलब है कि प्लांक के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश में भी कणीय प्रकृति हो सकती है, और प्रकाश की ऊर्जा भी तरंग की ऊर्जा जैसे नहीं, बल्कि प्रकाश की ऊर्जा भी फोटोन के रूप में लिखी जा सकती है। क्या पढ़ा? कुल ऊर्जा बराबर पैकेटों की संख्या इंटू एक पैकेट की ऊर्जा। पैकेट मतलब फोटोन। तो कुल ऊर्जा बराबर कितने फोटोन इंटू एक फोटोन में कितनी ऊर्जा। सिंपल कहानी। ऊर्जा प्रति इकाई समय बोल दी तो फोटोन की संख्या प्रति इकाई समय यानी फोटोन की दर इंटू एक फोटोन की ऊर्जा। तो अलग अलग हम चीज़ें बदलते गए, थोड़ा वेरिएशन करते गए, और ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने पूरा केवल प्लांक पर कंसंट्रेट किया। आप घर जाइए, सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए, और क्वेश्चन जो भी आपको मॉड्यूल में मिले प्लांक को या जो होमवर्क में दिए जाएं वो करिए, ठीक। कोई डाउट आए तो पूछिए। मुझे जो लगता है एक केवल डाउट आ सकता है इसमें, वो ये गुणा भाग करने का, कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेटर लेकर करेंगे तो वो डाउट शायद आपका दूर हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।